हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में मॉब और रित्सु के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मॉब अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल करके रित्सु को इम्प्रेस करता है और रित्सु भी कहता है क्या बात है, क्या मैं भी ऐसा कर पाऊंगा बड़ा होके। तो मॉब कहता है हाँ तुम मेरे छोटे भाई हो तो तुम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रित्सु भाई नींद से उठता है और ये सिर्फ उसका एक सपना होता है। उसने सपने में देखा था कि कैसे मॉब पानी को कंट्रोल कर पा रहा है, तो वो जब यहाँ पे पानी पीने के लिए उठता है तो वो भी पानी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है अलग अलग स्टाइल्स में, लेकिन भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, जिससे देख के उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर हमें स्पिरिट्स एंड सर्च कंसल्टेशन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रेगन के पास एक हितोशी नाम का क्लाइंट आता है और रेगन कहता है चलो अब हम सियानसे की शुरुआत करेंगे। तो यार सियानसे एक तरीके से एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम मरे हुए लोगों से बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाई रेगन बैठा होता है और वो खड़ा होता है। हितोशी कहता है कि क्या ये आप ही हो डैड, क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ? तो रेगन कहता है हितोशी बेटा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा दिन आएगा जब मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा। तो यहाँ पे हितोशी कहते हैं डैड, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहते हैं लेकिन डैड आपको जापानीज इतनी अच्छी बोलने कैसे आ गई? तो यहाँ पे रेगन अपने पहले वाले होश में आ जाता है और वो कहते हैं रुको रुको थोड़ी देर रुको, मेरे को ठीक से सिग्नल नहीं मिल पा रहा, क्या तुम्हें मजा आया? तो हितोशी कहते हैं नहीं, उन्हें फिर से बुलाओ, मेरे को उनसे बात करनी है। तो रेगन कहता है ठीक है, फिर इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, और वैसे भी तुम्हारे पिता थे कहाँ से? तो हितोशी कहता है न्यू जर्सी, अमेरिका से। तो रेगन कहता है कि चिंता मत करो, फॉरेन की जितनी भी भाषाएं होंगी ना उनको मैं पहले से ही जापानीज में ट्रांसलेट कर दिया करूंगा, ये एक एडवांस टेक्निक है, तो इसके बारे में ज्यादा सोचना मत, और इसके लिए मैं तुमसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लूंगा। तो हितोशी कहता है क्या बात है, ठीक है फिर मेरे को इंग्लिश आती है, तुम इंग्लिश में बोलो। यहाँ पे भाई रेगन बोलता है कि हितोशी तो तुम कैसे हो? तो हितोशी कहता है तुम तो अभी भी जापानीज में बोल रहे हो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो डैड क्या मैं आपको याद हूँ? आपको याद है ना कैसे हम बचपन में बॉल से खेला करते थे, और साथ ही साथ वो पॉपुलर टीवी शो देखा करते थे पहले साथ में बैठ के, है ना? प्लीज आप मेरे को फिर से वो करके दिखाइए ना। तो यहाँ पे भाई रेगन बड़ा सीरियस होकर खड़ा होता है और वो उल्टा ही अपना अलग ही स्टेप दिखा देता है। हितोशी कहते हैं डैड ये क्या था? तो रेगन कहते हैं चीज बर्गर टॉर्नेडो, उस समय का सबसे पॉपुलर शो जंक फूड फाइटर माइकल का मेन कैरेक्टर का ये स्पेशल मूव है। तो हितोशी ये सारी बातें छोड़ो, तुमने मुझे दूसरी दुनिया से यहाँ क्यों बुलाया वो बताओ। तो हितोशी कहता है कि पिताजी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे शराफत से कोई काम बनेगा, तो बाहर में जाने दो सबको, और मुझे बताओ बुढ़े कहीं के हमारे घर में जो छुपी हुई तिजोरी है उसका पासवर्ड क्या है? मेरे को पता है उसमें बहुत सारा पैसा भर के रखा है तुमने। तो रेगन कहता है कि शायद मेरा बर्थ डेट होगा या फिर, तो हितोशी कहता है तुम बकवास मत करो बुड्ढे, समझा? उसके अंदर 13 अल्फाबेट डालने हैं। यहाँ पे भाई हितोशी तो रेगन की गर्दन पे चाकू रख देता और कहता है कि उस पैसे से मैं मजे करूंगा, समझे? तुम्हें समझ नहीं आता? तो रेगन कहता है अब मेरे को समझ आ गया, पासवर्ड है। यहाँ पे भाई वो बड़ा तगड़ा पंच हितोशी के मुंह पे देके मारता है और यहाँ पे वो 13 वर्ड का पासवर्ड बताता है, और भाई 13 वर्ड का पासवर्ड होता है गेट अ जॉब यू बम, मतलब जाके नौकरी करो तुम पिछवाड़े। और हमें बताया जाता है कि भाई ये रेगन का एक स्पेशल मूव है जहाँ पे वो अपनी बॉडी को एक स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करता है, वो भी बिल्कुल चीज बर्गर टोर्नेडो की तरह। यहाँ पे हितोशी तो बेहोश हो जाता है और मॉब कहता है क्या हुआ ये? तो रेगन कहता है अरे ये सब मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए किया। तो मॉब कहता है सेल्फ डिफेंस? तो मॉब रेगन से पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस में अगर हम किसी इंसान को गंजा कर दे, उसके कपड़े फाड़ दे, उसकी इज्जत छीन ले, साथ ही साथ उसके सारे दोस्त भी, और इसके अलावा जिस स्कूल में वो पढ़ता है उस पूरे स्कूल को तबाह कर दे, तो क्या चलेगा? तो रेगन कहता है मेरे ख्याल से ये सेल्फ डिफेंस से कुछ ज्यादा ही है। तो मॉब यहाँ पे बताता है कि कई बार ऐसा होता है कि मेरी साइकिक एबिलिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उस समय मैं बेहोश होता हूँ और मैं बहुत बुरी बुरी चीजें कर देता हूँ, मुझे ये पावर्स नहीं चाहिए। तो रेगन कहता है ये सब भूल जाओ, तुम मेरे काम आते हो और मेरे असिस्टेंट के तौर पे काफी अच्छा काम कर रहे हो, और मेरे ही नहीं तुम और भी कई लोगों के काम आ चुके हो। हमारे ऐसे कई क्लाइंट्स हैं जिनकी तुमने मदद की और वो आज खुश हैं। तो तुम नेगेटिव चीजों के बारे में मत सोचो, याद है ना मैंने बताया था, तुम्हें बस चाकू का ठीक से इस्तेमाल करना आना चाहिए, अपने आप को डिप्रेस मत करो, और वैसे भी इन ताकतों का इस्तेमाल करना तुम्हारे ही हाथों में है, तो ज्यादा चिंता मत करो। यहाँ पे हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है और इची मॉब के पास आती है और उससे बात करती है। वो कहती है तो उस दिन वहां पे बहुत ज्यादा लड़ाई वड़ाई हुई थी, तो इसका मतलब ये है कि टेरू भी एक साइकिक है ना? और उस दिन जो ब्लैक विनेगर मिडिल स्कूल में जो लड़ाई हुई थी वो तुम दोनों के बीच में हुई थी, है ना? लेकिन मॉब इस बारे में कोई भी बात नहीं करता। जब इची यहाँ से चली जाती है तो टोमे ये सब सुन रही होती है और वो मॉब के पास आती है। वो कहती है मुझे तो लग रहा था ये एलियंस का अटैक था, लेकिन तुम्हारे जैसे और भी साइकिक्स हैं। तो मॉब कहता है हाँ है, भले मैंने आज से पहले किसी और साइकिक को नहीं देखा है। तो टोमे कहती है लेकिन तुम्हारा मास्टर तो साइकिक है ना रेगन, है ना? तो मॉब कहता है कि नहीं, उनकी पावर साइकिक नहीं है, उनकी पावर स्पिरिचुअल है। तो टोमे कहती है क्या? लेकिन जो भी है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और हम और भी साइकिक्स को ढूंढते हैं जिनके पास टेलीपैथी की पावर है। तो यहाँ पे मॉब कई बार टॉमे के साथ बाहर जाता है और अंत में मॉब को सेंस होता है कि सामने भाई एक काफी बड़ा साइकिक है और उसकी ताकतें भी बहुत खतरनाक है। मॉब को उस साइकिक को देख के काफी खतरनाक फील होता है, इसलिए वो ये बात टॉमे को नहीं बताता। दूसरी ओर टेंगा
उस इंसान को ढूंढ रहा होता है जिसने शैडो लीडर टेरुकी को हराया था, क्योंकि टेंगा उस आदमी को खुद का शैडो लीडर बनाना चाहता है। जब यहाँ पे वो मुसाशी के पास आता है पूछने के लिए कि ऐसा किसने किया था, तो मुसाशी भाई उसको बताता नहीं है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो भाई उसका सामना मॉब से होता है और टेंगा मॉब से माफी मांगता है और बताता है कि मेरी वजह से तुम्हारा किडनैप हुआ था, तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। यहाँ पे साइड से रित्सु आता है और वो देखता है कि भाई टेंगा मॉब से बात कर रहा होता है और रित्सु को लगता है कि टेंगा मॉब को परेशान कर रहा है। जब यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग होती है तो इस मीटिंग का हिस्सा रित्सु भी होता है और यहाँ पे पूछा जाता है कि हम स्कूल को बेटर बनाने के लिए क्या करें। तो रित्सु यहाँ पे यही बताता है कि जो बच्चे थोड़े बिगड़े हुए हैं हमें उन्हें सुधारना चाहिए, जिससे कि ये स्कूल सभी लोगों के लिए एक शांति भरी जगह बन सके। ये आइडिया लोगों को काफी पसंद आता है और साथ ही साथ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को भी पसंद आता है। जब यहाँ पे भाई रित्सु घर जा रहा होता है तो उसका सामना यहाँ पे केंजी मित्सुरा से होता है, जो कि रित्सु को मॉब समझ लेता है और वो कहता है कि हमें तुम जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो क्यों ना तुम हमारी लैब में आओ, जो कि है अवेकनिंग लैब, और हम तुम्हारी साइकिक पावर्स को और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और रित्सु उस अवेकनिंग लैब में जाता है और वहाँ पे भाई अवेकनिंग लैब की जगह एक अपार्टमेंट टाइप होता है, लेकिन उसे बाहर ही केंजी मिल जाता है और वो कहता है अरे चिंता मत करो, अंदर चलो अंदर चलो। यहाँ पे भाई अंदर सही में एक लैब होती है और केंजी रित्सु को 5 और साइकिक से मिलवाता है। वो अपनी अपनी भाई पावर्स दिखाते हैं और भाई उनकी पावर कुछ ज्यादा खास नहीं होती और आधा टाइम तो काम भी नहीं करती और रित्सु यही सोचता है कि मतलब ये क्या सीन है, ये इतने कमजोर है और इनकी साइकिक पावर्स तो मेरे भाई के सामने कुछ है भी नहीं। दूसरी ओर हमें शिंजी कमोरा का सीन दिखाया जाता है, जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होता है और वो जब घर आता है तो उसकी मॉम और उसका बड़ा भाई उसको काफी ज्यादा टॉन्ट वगैरह मारते हैं और बताते हैं कि तुम कितने बेकार हो, और उसका बड़ा भाई कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, इसी वजह से तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बने थे, है ना, लेकिन उसके बाद भी तुम कुछ खास नहीं कर पा रहे। यहाँ पे वो अपने रूम में जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह से भाई डिप्रेस्ड है, क्योंकि उसकी फैमिली उसकी कदर नहीं करती और हमेशा उसके बड़े भाई का ही साथ देती है। अगले दिन शिंजी रित्सु को अपने साथ बुलाता है और वो कहता है कि हम लड़कियों के जो रिकॉर्डर डिवाइसेस है उनको टेंगा के डेस्क में रख देंगे, इस हिसाब से हम ऐसे बुरे बच्चों से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहले तो रित्सु को ये बात समझ नहीं आती और वो कहता है हम ऐसा क्यों करें, लेकिन अंत में रित्सु शिंजी की बात मान लेता है और वो टेंगा को फंसाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर टेंगा तो भाई मुसाशी के साथ होता है और बड़ी तगड़ी मेहनत कर रहा होता है और ये लोग भाग के आते हैं। जब ये रुक जाते हैं तो मुसाशी कहता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया तुमने। तो टेंगा कहता है ठीक है, फिर तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारे साथ भागूंगा तो तुम मुझे बताओगे कि वो कौन है। तो मुसाशी यहाँ पे टेंगा को यही बोलता है कि तुम खुद ही क्यों नहीं ताकतवर बन जाते हैं, मैं मदद करूंगा ना तुम्हारी। तो यहाँ पे टेंगा भाई बहुत मोटिवेट हो जाता है और ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और बच्चे यहाँ पे काफी उदास होते हैं कि किसी ने उनके रिकॉर्डर्स के साथ छेड़छाड़ की है और गायब कर दिया है। तो शिंजी यही कहते हैं चिंता मत कीजिए, हम इसके बारे में जरूर जांच पड़ताल करेंगे। तब यहाँ पे भाई टेंगा आ रहा होता है और वो कहता है कि आज तक मेरी अटेंडेंस कभी भी खराब नहीं हुई है, बस मैं लेट ना हुआ हूँ। जब वो यहाँ पे अंदर आता है तो रित्सु बताता है कि देखो मुझे टेंगा के डेस्क में से कुछ रिकॉर्डर्स मिले हैं, और शिंजी कहते हैं इसका मतलब यही है, तुम ही हो वो टेंगा, है ना। यहाँ पे रित्सु कहता है कि मुझे इसके बैग में से भी और रिकॉर्डर्स मिले हैं। यहाँ पे टेंगा कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो और तुम मेरी डेस्क कैसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे भाई सारे के सारे बच्चे और लड़कियां भाई उसको ठरकी बोलने लग जाते हैं और यहाँ पे टेंगा काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तो होगा, कोई तो मेरा साथ देगा। यहाँ पे उसे भाई बचपन का सीन याद आता है जहाँ पे उसको एक लड़की पसंद करती होती है और वो उसे ढूंढने लग जाता है कि वो कहाँ है, लेकिन वो भी उसे ठरकी कह देती है। और भाई यहाँ पे तो भाई टेंगा बहुत दूर उठता हुआ जाता है और हमें बताया जाता है कि उसकी परफेक्ट अटेंडेंस आज खराब हो जाती है। यहाँ पे हमें दूसरी ओर फिर से अवेकनिंग लैब का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे रित्सु को पहले का सीन याद आता है जब शिंजी भाई बुरी तरह से हंस रहा होता है और वो कहता है तुमने देखा टेंगा का चेहरा देखने लायक था, बिल्कुल बेवकूफ है वो, अच्छा हमने उससे छुटकारा पा लिया। यहाँ पे रित्सु को इस बात पे गुस्सा आता है कि वो ये सब कर रहा है और ऐसा वो कैसे कर सकता है, किसी और बच्चे को कैसे फंसा सकता है, और वो कहते हैं मेरे अंदर साइकिक पावर्स नहीं है, समझे। वो यहाँ पे भाई उस चम्मच को फेंक के यहाँ से निकल जाता है और जब वो वापस घर जा रहा होता है तो पीछे से भाई रेगन उसे रोक लेता है और वो कहता है तुम तो मॉब के भाई हो, है ना। तो रेगन कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पे एक स्पिरिट को एक्सरसाइज करने आया था, तो क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो। तो रित्सु कहता है कि मेरे पास मेरे भाई जैसे साइकिक पावर्स नहीं है, तो तुम अकेले ही जाओ। दूसरी ओर हमें अवेकनिंग लैब का सीन दिखाया जाता है और जब केंजी देखता है कि जो चम्मच रित्सु ने फेंकी होती है वो पूरी तरह से भाई ट्विस्ट हो चुकी होती है और मुड़ चुकी होती है और उसे समझ आ जाता है कि भाई रित्सु के पास भी साइकिक पावर्स है। और जब रित्सु यहाँ पे घर पहुंचता है तो घर के गेट के पास एक हरी सी चीज होती है और वो हरी सी चीज और कोई नहीं बल्कि डिम्पल होता है और रित्सु यही सोचता है कि भाई ये गुब्बारे सी चीज है क्या, लेकिन नहीं, ये गुब्बारा नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।